नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने विद्युत क्षेत्र के ऊपर, विद्युत आवेश के ऊपर 2 लेक्चर्स देख लिए हैं। अब ये आज का तीसरा लेक्चर है। पिछले वीडियोस को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं या फिर चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। आज हम इसी पार्ट की अगली हेडिंग्स को देखेंगे, अगले टॉपिक को क्लियर करेंगे। कल हमने सबसे अच्छी चीज़ पढ़ी थी कूलॉम का नियम, और उसके सबसे ज़रूरी चीज़ उसका सदिश रूप। सदिश रूप से हमने एक बात प्राप्त की थी कि इस कूलॉम का सदिश नियम एक प्रकार से न्यूटन के बल विषयक तृतीय नियम को संतुष्ट करता है। इससे कूलॉम के नियम की सार्थकता समझ में आती है भौतिक विज्ञान में। साथ ही साथ ये भी समझ में आता है कि ये फिजिकल जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही खास नियम है। और उसके सदिश रूप से ये भी समझ में आया था कि जब 2 पिंड आपस में बल लगा रहे होते हैं, तो ये तो पहले ही बता दिया गया था कि वो जो बल लगा रहे होते हैं वो इस रेखा के अनुदिश होता है, वो बल इस रेखा के अनुदिश होते हैं। तो इसलिए, और ये इनके केंद्रों पर, सारा कमाल इनके केंद्रों से होता है, तो इसीलिए इन्हें केंद्रीय बल कहते हैं। ये सब हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था इससे पहले लेक्चर में। आज हम ये समझेंगे कि जैसे कल तक हमने समझा था कि जैसे कोई एक यहाँ पर आवेश है, दूसरा आवेश यहाँ पर है। एक आवेश का, इसका आवेश का मान Q1 है, इसका आवेश का मान Q2 है। दोनों के बीच की दूरी R है। तो Q1 के द्वारा Q2 पर विद्युत बल, Q2 पर लगने वाला विद्युत बल, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होगा, तो हम सूत्र से और हर तरीके से ये मालूम करते थे। वैसे वेक्टर फॉर्म पे लिखें तो अब देखिए Q2 पर बल चूँकि 2 पर लग रहा है और 1 लगा रहा है, इसलिए F21 वेक्टर बराबर यहाँ पर लिया जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2। अब इसे Q2 Q1 Q1 Q2 कुछ भी लिखिए, क्योंकि गुणे में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, R²। इतना आप रख सकते हैं। और दिशा के लिए आप R कैप ले लीजिए, क्योंकि इसका ये ऐसी चीज़ है, इसका मात्रक नहीं होगा, नहीं समझिए। मतलब कि ये केवल ये इसके अंदर कोई परिमाण नहीं है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस होती रहेगी बाद में, इसके अपने स्पेशल पार्ट में, सदिश विश्लेषण के रूप में। तो हमने कल तक ये पढ़ा था, मगर आज जैसे कि Q2 पर बल ना, तो Q2 पर मान लीजिए यहाँ पर एक Q3 भी हो, यहाँ Q4 भी हो, तो बहुत सारे Q5 भी हो, बहुत सारे अगर आवेश हो जाएं तो इसे कहते हैं बहुल आवेश। बहुल माने बहुत सारे। बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत समझेंगे। तो बहुल आवेशों के द्वारा किसी आवेश पर लगने वाला बल कैसे होगा, कैसे पता करेंगे, इसको देखेंगे। कूलॉम के नियम और साथ ही साथ न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, F बराबर Gm1m2/r², तथा यहाँ Fg लिख लीजिए, यहाँ पे Fe लिख लीजिए, बराबर यहाँ पे K थोड़ा सा लिख लीजिए, बार 1/4πε0 ना लिखा जाए तो R²। ये दोनों ही बलों में खास बात ये होती है कि जैसे कि यहाँ पे कोई आवेश या कोई द्रव्यमान मान लीजिए Q है, यहाँ पे Q1, इसके फॉर्म पे हम नहीं समझ रहे, इसलिए इसको हटा देते हैं, केवल इसी की फॉर्म पे समझेंगे। आवेश Q1 है, अगल बगल बहुत सारे आवेश हैं, तो इन सभी आवेशों से मान लीजिए Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है, ये Q6 है, या Q7 है, इसी तरह का बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन सब के द्वारा लगने वाला बल हम निकालने को तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, मगर एक छोटी सी समस्या होती है। वो पता है क्या? हमारे मन में एक शंका होती है, वो शंका मैं क्लियर करना चाहता हूँ आज। जैसे कि Q2 है, तो Q2 के द्वारा जो Q1 पर बल लगेगा, सभी को पता है कि वो Q2 के द्वारा Q1 पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, K इंटू बस Q1 Q2 अपॉन 2 के सापेक्ष में 1 की दूरी, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर इंटू
R1 माइनस R2 यहाँ पर इसका मतलब क्या कहते हैं, वो लेना है, वो क्या कहते हैं वेक्टर। देखिए जो वेक्टर होता है वो होता है R मॉड इंटू R कैप। तो R कैप जो होगा केवल यहाँ दिशा लेनी है, इसमें इसको एक बड़ा सा कैप लगा लीजिए आप अपने समझने के लिए। तो R कैप बराबर होगा R वेक्टर अपॉन R मॉड। ये भी दूरी होती है और ये भी दूरी होती है, इसीलिए इसका मात्रक कुछ नहीं होता है, ये बस केवल दिशा होती है, इसलिए ये केवल दिशा है। इसको अगर आप ऐसे ही लगा भी देंगे तो भी सवाल के विमाओं पर सवाल के मात्रकों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको यहाँ पर ऐसे लगा दिया गया है। अब इसको ये केवल दिशा बता रहा है कि R1 R2 मतलब R2 से R1 ये दिशा बता रहा है, ये कैप वाला। तो इसको क्या कहते हैं, ज़रूरत के हिसाब से ऐसे करेंगे, अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड। ये दोनों सेम चीज़ें ही हैं, इधर करेंगे तो ये फिर बन जाएंगी कुछ ऐसी ये। मगर हमें ये लगने लगता है कि जब यहाँ पर Q2 है, यहाँ पे Q1 है, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल इतना तो होगा, मगर ये सारे बल भी तो हैं, क्या इन सारे बलों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या ये जो अभी इस बल का ये एक F12 वेक्टर निकाला गया है उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ जाएगा? ये मन में सवाल उठने लगते हैं। तो यहाँ पर एक नियम, क्या कहते हैं, नियम समझिए या कोई तरीका समझिए कि जो आवेशों के बीच में बल लगता है, इसमें एक बहुत ही एक बहुत ही खास बात है, वो ये कि जब कोई एक आवेश किसी दूसरे आवेश पर बल लगाता है तो उनके बीच में कोई तीसरा कुछ नहीं कर पाता है। मतलब Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाले बल का जो मान है वो इतना ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर Q3 है कि नहीं है। ये कुछ फिजिक्स में और भी जगह देखने को मिलेगा, गुरुत्वाकर्षण वाले पाठों में देखने को मिलेगा और तरंगों के पाठों में देखने को मिलेगा, प्रकाश के पाठों में देखने को मिलेगा कि प्रकाश इस तरह चलता है कि दूसरे प्रकाश की तरंग वहाँ पर है कि नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह फिजिक्स के कई पाठों में देखने को मिलेगा। इसे एक बहुत ही अच्छे से नाम मतलब नियम से भी बुलाया जाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। अभी इसको और डिटेल में समझेंगे, बस केवल अभी आप थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर अभी समझ लीजिए बस। तो Q2 के द्वारा जो Q1 पर बल लगता है उसके मान को ये Q3 अपने से प्रभावित नहीं कर सकता है। माने ये इन दोनों के बीच की आपसी चीज़ है, इसमें तीसरे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इसका योगदान या कोई इसका क्या कह सकते हैं वो कि इसमें उसका कोई सहभागिता नहीं है। वो इसके इन दोनों के बीच में लगने वाले बल के बीच में कुछ नहीं कर सकता, Q3 हो या Q4 हो या Q5 हो, Q6 हो, Q7 हो। अब यहाँ पर Q2 के द्वारा Q1 पर बल निकाला जा चुका है, इसी प्रकार Q3 के द्वारा जब Q1 पर बल लगाया जाएगा, बल निकाला जाएगा तो वो भी कुछ इसी तरह से आ जाएगा, Q1 Q3 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का होल मॉड का होल क्यूब। मॉड इसका परिमाण होता है R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का ऐसे। ये मान भी ये Q3 द्वारा Q1 पर जो बल लगता है उसको इस बार अब Q2 या अन्य कोई आवेश प्रभावित नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ अध्यारोपण के सिद्धांत की मेन क्या कहते हैं जड़ है, यही इसकी सबसे मेन चीज़ है कि कोई भी आवेश किसी भी दूसरे आवेश पर अगर बल लगा रहा होता है तो उन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल को किसी भी प्रकार से अन्य आवेश प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। ये दोनों आवेश इस प्रकार से, इन दोनों आवेशों के बीच में इस प्रकार से बल लगने लगता है कि जैसे मान लीजिए ये हैं ही नहीं, यदि ये होंगे, यदि ये मान लीजिए ये नहीं है तो भी इनके बीच में लगने वाला बल इतना ही होगा, और यदि यहाँ पर बहुत सारे आवेश हैं भी तो भी इन दोनों के बीच में लगने वाला बल इतना ही होगा। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। माने ये दोनों एक दूसरे के मतलब बीच में इतना अच्छा इंटरेक्शन है कि इनको पता ही नहीं कि इनको मतलब इस बात का एहसास नहीं कि हमारे अगल बगल कोई है। बात को समझिए, मतलब कहने का ये कि ये अपने आप में ही खोए हुए दोनों चार्जेस हैं, दोनों आवेश। जैसे कभी होता नहीं है कि दो व्यक्ति लड़ने लगते हैं, दो व्यक्ति अगर लड़ने लगते हैं तो वो लड़ाई में इतना खो जाते हैं कि वो कहाँ लड़ रहे हैं या लड़ते लड़ते वो कहाँ पहुँच गए या क्या उन्होंने नुकसान कर दिया या क्या किसका नुकसान हुआ, उन्हें इस बात का कोई
खबर ही नहीं रहती, वो बस केवल लड़ाई करते चले जाते हैं। तो उसी तरह ये दोनों हैं कि इनको कोई होश खबर नहीं है कि अगल बगल कौन है, कौन से मतलब आवेश हैं यहाँ पर Q2 Q4 Q5 ऐसे डैश करके Qn, कितने भी प्रकार के बल क्यों ना हो, कितने भी प्रकार के आवेश क्यों ना हो, इन दोनों के बीच में लगने वाले बल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी से हम निकालेंगे कि बहुत सारे आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में कैसे पता करें। तो वो ऐसे पता करते हैं कि जब Q1 है और हमने बार बार देखा कि Q2 Q3 Q4 या डैश Q1 मान लीजिए, तो इस पर इन दोनों के द्वारा जो बल लगा वो हमने निकाल लिया। इसी प्रकार Q4 को भी निकाल लेते हैं। Q4 को जब निकालेंगे तो वो भी कुछ इसी तरह से आएगा। K की जगह बाद में हम रख लेंगे क्या कहते हैं 1/4πε0 सॉरी मॉड, यहाँ पर मॉड लगाया और क्यूब लगाया और यहाँ पे ये हुआ कुछ। इसी तरह जितने भी बल निकलेंगे यहाँ पर बस केवल ये बदलेगा, ये बदलेगा, ये बदलेगा और ये बदलेगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि Q1 पर जो नेट बल लगेगा, नेट बल लगेगा, कुल बल जो लगेगा, नेट का मतलब होता है कुल, जो टोटल फोर्स Q1 पर लगेगा वो अलग अलग आवेशों के द्वारा Q1 पर लगाए जाने वाले बलों का अलग, इसको लिख देता हूँ। Q1 पर जो बल लगेगा Q1 पर लगने वाला बल अलग अलग, क्या कह सकते हैं कि Q1 पर लगने वाला बल अलग अलग आप समझ रहे हैं कि नहीं? अलग अलग कहने का मतलब यही है कि ये जब इस पर बल लगाएगा तो अन्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए कहा गया अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये इसकी मेन चीज़ है कि जो बहुत सारे आवेशों के बीच में लगने वाले बल को पता करने के लिए, मतलब बहुत सारे आवेशों के बीच में बहुत लगने वाले बल नहीं, यहाँ पर कहने का मतलब है कि किसी भी एक बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के द्वारा लगने वाला कुल बल, नेट बल, अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा लगने वाले वैद्युत बलों, जैसे कि ये फिर ये के सदिश योग के बराबर होगा। माने इन सब का सदिश योग करा दीजिए। तो जो F1 पर जो लगेगा बल वो टोटल होगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस डैश F1n वेक्टर। माने चाहे जितने n हो, चाहे जितने सारे आवेश हों, उन सब के द्वारा अलग अलग रूप से इस बिंदु आवेश पर लगाए जाने वाले बलों को अगर सदिश रूप से जोड़ दिया जाए तो जितना सदिश रूप से बल निकल करके आएगा वही इस बिंदु आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल होगा। इस प्रकार से हम बहुत सारे आवेशों के द्वारा किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाले बल का मान पता करते हैं। कृपया आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो फिर से एक बार देखते हैं बच्चों। अरे ये क्या, ये तो ब्लैक हो गया, डार्क हो गया, देखा कुछ मैजिक हो गया। ऐसा मैजिक आप फिजिक्स में अक्सर देखते रहेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में भी। तो आया है कि आवेश पर लगने वाला बल, बहुत सारे आवेशों के बीच में लगने वाला बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। यह अध्यारोपण का सिद्धांत इसी से है, लिखा है कि आवेश पर Q1 आवेश पर लगने वाला बल, टोटल बल F अलग अलग आवेशों, अलग अलग यहाँ किसके लिए कहा जा रहा है, Q2 Q3 Q4 या कितने भी आवेश हों तो उसके लिए Qn लिखा गया है। n की वैल्यू आप जो चाहे रख लीजिएगा, बीच में और बल और सारे आवेश आ जाएंगे। तो अलग अलग आवेशों इतने द्वारा लगने वाले वैद्युत बलों, इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल वैद्युत बल होगा F12 वेक्टर, इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल होगा F13 वेक्टर। अब आप ये ना सोचिए कि Q3 के द्वारा यदि Q1 पर इस दिशा में बल लगेगा तो इस चिन्ह को ऐसे बदल दिया जाता है। ये ऐसा नहीं होता है। ये
एफ के ऊपर जो चिन्ह लगाया जाता है वेक्टर प्रदर्शित करने के लिए या सदिश प्रदर्शित करने के लिए, वो इसी दिशा में होता है, इसको बदला नहीं जाता है। इसके बारे में बताया जा रहा है, बाद में समझेंगे। इसी प्रकार ये होगा Q4 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F14 वेक्टर, ये इस तरह, या तो फिर Qn के द्वारा F1 पर लगने वाला बल जो होगा F1 वेक्टर बल, ये सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा इस पर लगने वाला नेट बल। तो इसलिए नेट बल के लिए लिखा गया F1 वेक्टर बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F1 वेक्टर प्लस डैश जितना भी हो F1n वेक्टर। यही वास्तव में आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है, क्योंकि अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि अब देखिए अध्यारोपण को समझते हैं। अध्यारोपण, इसका अगर आप हिंदी के अनुसार संधि विच्छेद करिए तो आ गया अधि धन आरोपण। अगर आप किसी भी चीज़ के इस तरह इसको बदल करके देख लेते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता समझना। आरोपण का मतलब होता है उस पर कुछ आरोपित करना, अधि माने बहुत सारे, यहाँ पर अधिक सारे बहुत सारे मतलब हो जाएगा। तो यहाँ बहुत सारे आवेशों द्वारा इस पर आरोपित किया जाने वाला बल इस प्रकार से होगा कि किसी एक आवेश द्वारा इस बिंदु आवेश पर लगने वाले बल को दूसरे बल प्रभावित नहीं कर पाएंगे, उस पर अपना कोई भी आरोपण नहीं कर पाएंगे। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब यही अध्यारोपण का सिद्धांत है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात, इसकी परिभाषा क्या बन सकती है, तो चलिए परिभाषा एक बार देख लेते हैं। परिभाषा यह बनेगी, यदि कोई निकाय मतलब ये देखिए, निकाय मतलब अगर इसको एक बाउंड्री से बंद कर दिया जाए, ये चीज़ अगर एक बाउंड्री से बंद हो तो इसे एक सिस्टम या निकाय कहते हैं। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, जैसे देखिए Q1 Q2 Q3 Q4 Qn अनेक आवेश हैं, यहाँ पर अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो उसमें से एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा, अन्य आवेश जैसे ये इन आवेशों द्वारा लगने वाले सिंगल बल मतलब लगाए जाने वाले अलग अलग बलों का सदिश योग के बराबर होता है। समझिए इस बात को। परिभाषा देखिए, यहाँ पे हम बस केवल परिभाषा बना रहे हैं। परिभाषा बस इतनी सी बन गई कि किसी निकाय, यदि कोई निकाय सिस्टम बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना है, तो उस पर किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए जाने वाले अलग अलग विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होगा। जैसे कि बताया ना कि यहाँ पर लिखना चाहिए था, गलती हो गई, यहाँ पर लिखना चाहिए था Q2 Q3 Q4। तो Q2 Q3 Q4 Qn द्वारा F1 पर Q1 पर ये बल लग रहे थे, तो इन सब का परिणामी जो होगा वो इनके सदिश योग के बराबर होगा। यही इसके अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसको अगर आप बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप इसकी वैल्यू रखें, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू रखें, इसकी वैल्यू रखें, और इसकी जगह पर ये तो खुद ही आएगा। तो इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। तो बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस केवल इतना काफ़ी है। ये आपको समझने के लिए बहुत अच्छे था। अगर आप इसको समझ गए हो तो बताइएगा। इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहे तो कर ही लीजिए। अगर हम इसको बड़ा करेंगे तो क्या होगा, जिस तरह से लिखा था मतलब कि इन सबका सदिश योग F1 वेक्टर बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस डैश कर दिया जाए। तो यहाँ पर जब हम इसका क्या कहते हैं मान रखेंगे, देखते हैं, तो 1/4πε0, इस बार इसकी k की जगह वैल्यू रख ली जा रही है Q1 क्योंकि 1 बल है, और Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी जो कि नीचे दी गई है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्या कहते हैं होल मॉड क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का ये। अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आएगा इतना।
जब इसके नीचे आएगा तो ये आएगा r1 वेक्टर माइनस r13 वेक्टर का होल मॉड क्यूब। इसके बाद आ जाएगा 1/4πε0 और Q1 Q4 अपॉन r1 वेक्टर माइनस r4 वेक्टर का होल मॉड क्यूब इनटू r1 वेक्टर माइनस r4 वेक्टर। इसमें से ये चीज़ कॉमन मिल रही है तो इसको बाहर ले लीजिएगा 1/4πε0 और Q1 भी कॉमन है सब में तो वो भी बाहर ले लिया गया। और जो आया वो आया कुछ मतलब ऐसे, जो ये मतलब क्या कहते हैं अंदर जो बचेगा, या आप इसको अंदर जो बचेगा उसको लिख लेते हैं एक साथ। अंदर बचेगा ये सब, और Q4 r1 वेक्टर माइनस r4 वेक्टर अपॉन r1 वेक्टर माइनस r4 वेक्टर के मॉड का होल क्यूब, इतना बचेगा। इसको देख लीजिए, इतना बचेगा। इसको हम एक थोड़ा सा मतलब क्या कह सकते हो, ये गणित का या मैथमेटिक्स में एक नोटेशन होता है, अगर आप पहचानते हो तो वो होता है ऐसे, इसे बोलते हैं सिग्मा। एक और नोटेशन होता है वो कुछ ऐसे होता है। सिग्मा होता है सभी संख्याओं का मतलब जोड़, ये होता है सभी संख्याओं के गुणा, ये होता है जोड़ या योग कहिए। आप ये जानकारी लेते रहिए, इसको आप ध्यान नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। तो इसको एक मतलब इस नोटेशन के द्वारा निरूपित करते हैं। अगर आप इसको एक नोटेशन के द्वारा निरूपित करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा कि f1 वेक्टर बराबर 1/4πε0। अगर इस क्यू को अंदर भेज दिया जाए, वैसे रहने दीजिए कोई बात नहीं, तो सिग्मा क्यू अपॉन कहते हैं r1 वेक्टर माइनस rn वेक्टर के होल मॉड का क्यूब इनटू r1 वेक्टर माइनस rn वेक्टर, जहाँ पर i इक्वल्स टू ये 2 से शुरू होगा तो और i इक्वल्स टू n तक जाएगा। तो इसको इस तरह से जोड़ेंगे और जब इसको प्रसार करेंगे ना, देखिए ये चीज़ इतने से अलग होगी, ये चीज़ इससे अलग है। इसका प्रसार करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है कि जब n बराबर 2 डाला जाएगा, यहाँ पर i से शुरू होता है, इससे यहाँ पर i ले लीजिए, i ये 1 है या i है। i का मतलब हुआ कि i बराबर, i मतलब होता है इनिशियल, इसलिए यहाँ पे i लिया गया और इस तरह चला गया। तो इनिशियली मतलब शुरुआत में, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत, तो इनिशियली यहाँ पर n की जो i की जो वैल्यू है वो 2 से शुरू होती है। तो i बराबर यहाँ 2 डाला गया, अगली बार 3 रखा गया तो ऊपर भी 3 आएगा। ये देखिए यहाँ पे जब 2 रखा गया था तो यहाँ भी 2 आया था। यहाँ पे जब यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो 3 आएगा जब इसका प्रसार करेंगे, और जब इसके यहाँ पर 4 रखा जाएगा तो ऊपर भी 4 आएगा। ये चीज़ क्योंकि इसमें एक क्रम दिखा, इसलिए उस मतलब क्या कहते हैं इस वाले फॉर्म पर इसको लिख दिया गया। ये जब तक ये मतलब ये क्रम ना होता तो ये फिर इस चिन्ह का प्रयोग करके एक मतलब इसको छोटे फॉर्म में मतलब संक्षिप्त नहीं किया जा सकता था, ऐसा नहीं हो सकता था अगर ये क्रम में ना होता। तो जब आप उसका यहाँ पर बस केवल इसको छोटे रूप में वो कर दिया गया है, मतलब छोटे रूप में लिख दिया गया है, और जब ज़रूरत पड़े तो उसको अपने हिसाब से बड़ा करके लिखा जा सकता है, जब तक जहाँ तक भी हम n की वैल्यू तक पहुँचे। तो आप यहाँ से ही आपका धैर्यरोपण का सिद्धांत समाप्त होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग समझते हैं वैद्युत बलों की तुलना या वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना। आप इसको नोट कर सकते थे। देखिए आपने जाना कि दो वैद्युत बल भी की तरह ही एक और बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब वैद्युत बल का सूत्र होता है वो कुछ ऐसे होता है।
और जो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है वो होता है ऐसे। अब देखिए दोनों ही बलों में समानता क्या है पहले समझते हैं। समानता, पहली समानता जो आपको देखने में मिल रही है, दोनों ही बल मतलब जो कण हैं उन कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं। दोनों ही बल केंद्रीय बल हैं, ये इनकी समानता है, केंद्रीय बल है। इसके अलावा अब इनकी असमानताएं देखते हैं। असमानताएं, ये समानताएं थी और ये असमानताएं देखते हैं। पहली असमानता ये है कि जो F इलेक्ट्रिकल है वो प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, जो कि आप सूत्र में देख ही सकते हैं। और F जो ग्रेविटेशनल है यानी गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो M1 M2 के प्रोपोर्शनल है। जो FE होता है वो अक्सर देखा गया है कि FG से काफ़ी बड़ा होता है। उसका कारण उनके कांस्टेंट हैं नियतांक, के जो होता है जी से काफ़ी आंकिक मान में न्यूमेरिकल वैल्यू में बहुत बड़ा होता है। के का मान होता है 9.0 × 10⁻9, जबकि इसका मान होता है 6.67 × 10⁻−11। अब इतनी ये -11 है और ये 10⁻9 है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं, ये से 10⁻20 गुना लगभग बड़ा है। 10⁻20 गुना ये इससे बड़ा है। इसीलिए कई बार इलेक्ट्रिकल बल अक्सर ज़्यादा हो जाते हैं इन क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सब किताबों में काफ़ी सारा मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से क्या कहते हैं दी जाती है कि जैसे दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। सील से निरूपित कर दिया गया, इतना ही इस पर भी। और जबकि उनके बीच की दूरी को आप कांस्टेंट मानिए, उनके बीच की दूरी को आप r मान लीजिए। उनका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻−31 9.1 × 10⁻−31 kg में होता है। तो पता करना है कि F क्या कहते हैं F इलेक्ट्रिक और FG में अंतर नहीं मतलब कितने कौन किसका कितना गुना है, तो भाग ले लीजिए FG। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि FE और FG का भाग देख लीजिए, ये अगर ये ज़्यादा होगा ये कम होगा तो भाग के हिसाब से मालूम पड़ जाएगा। तो अब इसको निकाल के देखते हैं। पहले FE की वैल्यू निकालते हैं। FE की वैल्यू होगी K × E अपॉन R²। K की वैल्यू 9.0 × 10⁻9, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 गुणे 1.6 दूसरे इलेक्ट्रॉन का आवेश या पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणे दूसरे इलेक्ट्रॉन का आवेश कांस्टेंट भागे उनके बीच की दूरी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए FE के लिए। इसी प्रकार FG के लिए निकालते हैं तो होता है G M1 ME × ME अपॉन R²। E का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर G की वैल्यू रखी गई 6.67 × 10⁻−11 गुणे 9.1 × 10⁻27 kg। सॉरी kg में नहीं होता है, ये 31 होता है, ये इलेक्ट्रॉन का नहीं प्रोटॉन का होता है। गुणे 9.1 × 10⁻31 kg भागे R²। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दीजिए, माने ये कह सकते हैं कि FE अपॉन FG कर लीजिए, FE अपॉन FG कर लीजिए। जब आप करेंगे तो R² से R² कट चुके होंगे, बचेंगे क्या? देखिए अब यहाँ पर सवाल बड़ा बन जाएगा, मगर उसको जितनी जल्दी हो सके उतना कम मतलब कम कैलकुलेशन में हल करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इसमें है। तो आ गया 1.6 गुणे 1.6 गुणे 19 और 19 जोड़े जाएंगे तो -38 हो गया, भागे यहाँ पर 6.67 गुणे 10⁻11 और 9.1 गुणे 9.1 31 या -31 और -31 आपस में
हो जाएंगे -62। कुछ इतनी बड़ी राशि बन के आएगी। ये बहुत 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 कम है। जब ये घातें ऊपर नीचे होंगी तो देखते क्या बनता है। ये घातें आपस में सब जुड़ेंगी तो 9 चूँकि धन में है तो धन में -38 और नीचे से आई +11 और +62। जब आप इसको करके देखेंगे तो ये लगभग 9, 11, 20, 20, 62, 82 और 82 - 38 आप करके देखेंगे तो ये कुछ आ रहा है 7 में से 3 के 44 के करीब। तो ये मेन बात 10 की घातें आप ये जो भी कैलकुलेशन है उसको करेंगे तो इसके बाद में यहाँ पे आ गया 10 की घातें 44। थोड़ा बड़ा कम हो जाता है क्योंकि नीचे ज़्यादा बड़ी संख्या है। देखिए 1/6 यहाँ 9 या मान लीजिए 9 से 9 लगभग कट ही गया तो 1/6 भागे 6.7 गुणे 9.1। अब देखिए लगभग अगर दशमलव हटा दिए जाए तो ये क्या कहते हैं, ये इसकी वैल्यू होती है 2.56, 16 का एक तरीके से स्क्वायर। और ये इसको अगर 6 ही मान लिए तो 6, 9, 6, 54, ये लगभग मतलब 55 के करीब होगा। और ऊपर 2 है, 2/55 तो ये लगभग ये क्या कहते हैं 10 की घातें -1 और आ जाएगी। इससे वो मतलब कम हो जाएगा। तो यहाँ पर FE/FG की जो वैल्यू आएगी वो जो होगी वो -10 की इतना होगा, क्योंकि 44 तो आया ही है, एक वहाँ से घात कम हो जाती है कैलकुलेशन करने में। तो यहाँ पर 10 की घातें 43। तो जो Fe होता है माने 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला बल, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जवाब ये निकल के आता है कि 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला बल, उसे आप Fe कहिए, वो बराबर होता है लगभग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के 10 की घातें 43 गुना ज़्यादा होता है। माने एक के पीछे 43 जीरो लगाएंगे, इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या बनेगी। माने क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनों के लिए वैद्युत बल से गुरुत्वाकर्षण बल 10 की घातें 43 गुना, माने एक के पीछे 43 बार जीरो लगाए, इतना छोटा है। या कह सकते हैं वैद्युत बल इससे इतना बड़ा है। इसी प्रकार अगर आप इसको एक होमवर्क के रूप में ले लीजिए कि आप निकाल के देखिए कि इस बार अब एक प्रोटॉन के बीच में लगने वाले वैद्युत बल और उसके गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना कीजिए। अगला एक और सवाल नोट कर लीजिए। अब देखिए फिर से लिखे देता हूँ। सवाल नोट कर लीजिए। सवाल ये रहेगा, पहला सवाल तो ये था कि एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला वैद्युत बल, इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, इनका अनुपात ज्ञात करना था, वो कि आ गया लगभग 10 की घातें 43। दूसरा सवाल है कि एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन के बीच में लगने वाला वैद्युत बल तथा प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बलों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल है, ये आप करिएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला ये इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, उनको मैं लिखे देता हूँ। जैसे कि प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान और उनके आवेश कितने होते हैं। यहाँ पर आया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान माने जो आप इसका Fg का सूत्र देख लीजिएगा, अगर आपको भूल जाए तो Gm1m2/r², जहाँ G बराबर 6.67 × 10 की घातें -11। आप बस केवल इतना ध्यान रखिए कि मात्रकों पर आप कोई विचार मत कीजिए, क्योंकि अभी आपने ये पार्ट नहीं पढ़ा है। अब यहाँ पर जो द्रव्यमान होगा इसका, ये होगा 1.67 × 10 की घातें -27 kg। ये इसके लिए इसका जो आवेश होगा वो होगा 1.6 × 10 की घातें -19 कूलाम। आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप इसके लिए इस वैल्यू पर ध्यान दीजिए। इसके बाद द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, वो आपने सवाल में देखा ही है, MEMP 9.8 × 10⁻³ -31 kg। इसके बाद
कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का ही आवेश बराबर होता है, बस केवल परिमाण उसका प्रकार का फर्क होता है। ये धनावेश होता है, ये ऋणावेश होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको निकालिएगा, आपको मैं कल इसका आंसर बता देता हूँ। ये लगभग 10 की घाते 38 या 39 में ऐसे कुछ आएगा। ओ सॉरी, ये नहीं, प्रोटॉन तो 36 आएगा। ये 10 की घाते लगभग 48 या 39 आएगा, ऐसे कुछ। आप इसको निकालिएगा, बहुत मज़ेदार है ये खेल, इसको देखिएगा ज़रूर। इसके बाद थोड़ा सा और मतलब हल्की सी एक छोटी सी 2 बातें और याद कर लीजिए। वैद्युत बलों और गुरुत्वाकर्षण बलों के बीच में अंतर में, जो वैद्युत बल होते हैं वो, उनके लिए आप सूत्र में एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो वैद्युत बलों का सूत्र होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इसके नहीं लिखिए 9 उसमें 0 को 10 के आते 9 भागे ना इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। और जो Fg होता है वो होता है G m1 m2 अपॉन R²। सब कुछ तो बराबर है, मगर यहाँ पे कभी कभार परावैद्युतांक यानी कि कोई माध्यम अगर है 2 बिंदु आवेशों के बीच में, तो उसके माध्यम के परावैद्युतांक पर भी बल का कुछ निर्भर करता है। तो वो जो निर्भर करता है वो घट जाता है, वो के पर निर्भर कर रहा है। इसकी वजह से ये से अलग है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसमें 2 द्रव्यमानों के बीच में चाहे कुछ भी हो, उनके बीच में लगने वाला बल इतना ही होगा। उनके बीच में कोई माध्यम कैसा ही परावैद्युतांक का या कैसा भी वस्तु रख दी जाए, बल इतना ही लगेगा। मगर वैद्युत बलों में ऐसा नहीं होता है। वैद्युत बलों में बल कुछ घट जाता है, जो कि k गुना घटता है, और इसके लिए ये फर्क पड़ जाता है। माने आप कह सकते हैं कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल क्या कहते हैं, उनके बीच में रखे गए माध्यम पर निर्भर करता है। ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो क्या कहते हैं, इस तरह का होता है। माने वो प्रतिकर्षण बल भी होता है, माने धक्का देने वाला बल, और निगेटिव बोले तो आकर्षण बल भी होता है। जब भी यहाँ पर Q1 Q2 होते हैं, इनको आप अगर चिन्ह सहित रखेंगे, प्लस माइनस चिन्ह सहित, तो जो अगर इन दोनों आपस में चिन्ह मतलब इनका आपस में गुणा करने पर गुणनफल या बोले तो Fe की वैल्यू पूरा पॉजिटिव आए तो वो प्रतिकर्षण बल दिखाएंगे, और अगर निगेटिव आए तो वो क्या कहते हैं, आकर्षण बल दिखाएंगे। मगर जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं वो सदैव ही आकर्षण बल होते हैं। इनके बीच का एक और अंतर ये भी है, आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।